हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। बच्चों, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको किसी हाइट से आपने ड्रॉप किया, अब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आता है। ग्रेजुअली वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, जैसे ड्रॉप किया उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ मूव करता जाता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है। ओके, देखें अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया जाए, अगर एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया जाए, ये समझा जाए कि एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो फिर हैवी ऑब्जेक्ट और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं वो एट द सेम स्पीड के साथ नीचे आते हैं, ठीक है, उनमें सेम एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, और एट द सेम टाइम वो ग्राउंड को टच करेंगे अगर वो सेम हाइट से आ रहे हैं, ठीक है। ये तीन रिजल्ट हमें याद रखने हैं। अब ये कैसे हम ये बात कर रहे हैं, इस चीज को अभी हम देखते हैं, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। पहला साइंटिस्ट था हमारे पास अरिस्टोटल, दूसरा गैलीलियो, ठीक है। अरिस्टोटल क्या कहता है जरा उसको देख लें। हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। अरिस्टोटल कहता है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर। जो हैवी वाला ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा स्पीड के साथ नीचे जाता है, फास्टली मूव करता है डाउनवर्ड लाइटर ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, ठीक है। और क्या कहता है, स्पीड एट विच द सम ऑब्जेक्ट फॉल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इट्स वेट। कोई ऑब्जेक्ट कितनी ज्यादा स्पीड से जाएगा नीचे की तरफ वो डिपेंड करता है उसके वेट पर, राइट। ओके, उसको इसने किस तरह एग्जाम्पल से ये बात एक्सप्लेन की वो भी सुन ले जरा। वो कहता था हिज एग्जाम्पल वाज एन ऑब्जेक्ट 10 टाइम हैवियर देन द अदर वुड हैव टू फॉल 10 टाइम फास्टर। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइटर एक हैवियर। हैवी वाला लाइट से 10 टाइम हैवी है तो वो 10 टाइम ग्रेटर स्पीड के साथ नीचे जाएगा एज कंपेयर टू लाइटर वन। फिर इस रिजल्ट को देखा गैलीलियो ने, तो गैलीलियो ने इसको गलत साबित किया और गैलीलियो ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम अर्थ पर आएंगे, जमीन को टच करेंगे अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर लें, ठीक है। उसने कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट को, हैवी को और लाइटर ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे की तरफ भेजते हैं तो लाइटर ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देती है एयर फ्रिक्शन, क्योंकि उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है दोनों पर, और इसके ऊपर जो लाइट ऑब्जेक्ट होता है उस पर ज्यादा एयर फ्रिक्शन अप्लाई हो जाती है, उसको वो स्लो डाउन कर देती है, ठीक है। ये वजह है। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देंगे, एयर रेजिस्टेंस को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होता है, फिर ये होगा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम अर्थ पर जाएंगे, यानी एट द सेम टाइम अर्थ को टच करेंगे, उनमें सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, ओके, सेम वेलोसिटी भी होगी, ओके। अब ये बात उसको अब प्रूव भी करनी पड़नी थी, तो फिर उसने क्या किया, उसने जो पीसा का टावर है उसके टॉप पर गया वहां पर, और वो दो ऑब्जेक्ट लेकर गया, ठीक है। दो बाल थी, एक वुड बाल और एक कैनन बाल। ये दो बाल वो लेके इसकी छत पे गया, पीसा टावर पे जो इसका टॉप है, और इसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया कि आप नीचे आए, इस चीज को ऑब्जर्व करें। मैं आज प्रूव करूंगा कि दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेट होने के बावजूद वो एट द सेम टाइम अर्थ को टच करेंगे, ठीक है, उनमें सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, वो सेम वेलोसिटी के साथ नीचे आएंगे, ओके। चलिए देखिए उसने क्या किया, एक दो बाल्स ले ली। अब ये दोनों डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हैं, इनका साइज एक जितना है, इनकी शेप एक जैसी है, लेकिन इनका वेट डिफरेंट है। उसने इक्वल साइज और स्फेरिकल शेप इसलिए ली क्योंकि स्फेरिकल शेप में रेजिस्टेंस थोड़ी कम एक्ट होती है बॉडी पर, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हैं, ठीक है, बॉल की तरह, तो इनके ऊपर रेजिस्टेंस काफी कम अप्लाई होगी। दूसरा, इनका साइज भी उसने बिल्कुल सेम रखा, लेकिन मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से इनमें मास डिफरेंट है, इसलिए वेट भी डिफरेंट है, राइट, ओके। अब ये डिफरेंट वेट के ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इसने ऊपर से ऐसे ड्रॉप किया इसको, तो 3 सेकंड के बाद इन्होंने एट द सेम टाइम अर्थ को टच किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेट होने के बावजूद इनमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम था, ये सेम वेलोसिटी से नीचे आए, तो यहां पर फिर गैलीलियो जीत गया। ये अरिस्टोटल की बात को उसने गलत साबित कर दिया,
ओके, तो फिर ये बात हमें क्लियर हो गई कि अगर एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो फिर ऑब्जेक्ट चाहे वो लाइट हो या हैवी हो ऑब्जेक्ट, वो एट द सेम स्पीड नीचे आते हैं, एट द सेम टाइम ग्राउंड को टच करेंगे, उनमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको ये बात क्लियर होगी। यहां पर जस्ट उसने एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया, थोड़ा कम किया, थोड़ा कम करने के बावजूद इसने ये देख लिया कि दोनों के वेट अलग होने के बावजूद एट द सेम टाइम वो अर्थ को टच कर गए। ठीक है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया जाए तो फिर वो ऑब्जेक्ट चाहे कोई कितना भी लाइट हो या कोई ऑब्जेक्ट कितना भी हैवी हो, वो एट द सेम टाइम अर्थ को टच करेंगे अगर उनको सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए तो एक क्वेश्चन जो पेपर में आता है कि एक लाइट ऑब्जेक्ट को और एक हैवी ऑब्जेक्ट को अगर एक हाइट से ड्रॉप किया जाए तो कौन सा ऑब्जेक्ट फर्स्टली टच करेगा अर्थ को, तो आप इसका आंसर यूं लिखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आएंगे अगर एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया जाए। ओके, तो ये आपने इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो भी देख लिया। अब बच्चों इसको मैथमेटिकली भी आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से मास, जो ऑब्जेक्ट का मास है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। देखिए हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल जी से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं जो कि इक्वल होता है कैपिटल जी mE ओवर r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, कैपिटल जी जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, mE मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, तो आपको वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड हम लेते हैं। ओके, तो यहां पर आप अगर गौर करें तो g है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट का मास। ऑब्जेक्ट के मास को हम m स्मॉल m से शो करते हैं, और यहां पर देखिए कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा, ये जो मास आपको नजर आ रहा है ये मास ऑफ अर्थ है, जिसको कैपिटल M और छोटा सा E लिखा है, जिसके मतलब पता चले कि ये मास ऑफ अर्थ है। तो बच्चों देखो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्ट का मास दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, चाहे मास थोड़ा हो चाहे मास ज्यादा हो, इस पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं करता, ये एट द सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्राउंड पे आके आएंगे। ठीक है, इसीलिए दोनों की स्पीड भी सेम होगी। तो इनमें जो स्लो डाउन और फास्ट करती है वो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इसलिए कहा गया कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देंगे तो ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम अर्थ को टच करेंगे, चाहे वो हैवी है चाहे वो ऑब्जेक्ट जितना भी लाइट है। ओके, अब हम ये जान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है। बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। स्मॉल जी से इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है, जी की वैल्यू प्लस में होगी। और जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।